मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि रोड ट्रिप पर कहीं जा रही है। आदमी का नाम रे है और वाइफ का नाम है जोन और इनकी बेटी का नाम पैरी है। फिर ये लोग हाईवे के साइड में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जब रे का ध्यान पैरी पर नहीं था तो पैरी खेल खेल में एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चल देती है जहाँ उसके पीछे एक डॉगी पड़ जाता है और पैरी डर कर पीछे हटने लगती है। इसी वक्त पैरी की चीख सुनकर रे भी अलर्ट हो जाता है और देखता है कि पैरी खतरे में है। तो वो पैरी को तसल्ली देता है कि पीछे मत हटना बेटा। जब रे डॉगी को डराकर भगाने के लिए पत्थर मारता है तो पैरी डर के नीचे गिर जाती है और रे भी पैरी को बचाने के चक्कर में जंप लगा देता है, मगर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तब तक उसकी वाइफ पैरी तक पहुंच चुकी थी और वो काफी रो रही होती है। रे काफी सदमे में है और उसकी वाइफ रे को सदमे से बाहर लाने की कोशिश करती है, मगर रे उसे भी धक्का दे देता है। मगर गाइस, यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है इसके बारे में आगे क्लियर हो जाएगा। रे जब सदमे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पैरी को लेकर काफी दुखी है क्योंकि पैरी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। रे पैरी को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और हॉस्पिटल पहुंचकर रे पैरी को जल्दी से ट्रीट करवाना चाहता है, मगर ज्यादा भीड़ होने की वजह से उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है और उसे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। मगर रे देखता है कि सभी लोग उसे अजीब ढंग से देख रहे हैं। रे की वाइफ उस पर काफी भड़कती है कि कुछ भी करो, पैरी को जल्दी से चेक करवाने के लिए ले जाओ क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो रे फिर से ट्राई करने जाता है कि उसका नंबर जल्दी आ जाए, मगर उसे फिर से अपनी बारी का वेट करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद रे का नंबर भी आ जाता है और उससे काफी सारी बेफालतू की इंक्वायरीज की जाती है और उसके बाद आखिर में रे से पूछा जाता है कि सर, क्या आप अपनी बेटी का कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं? और ऑब्वियसली रे इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद पैरी का चेकअप होता है तो डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है कि पैरी का सीटी स्कैन करना होगा क्योंकि शायद इसे अंदरूनी चोट आई है। पैरी को फिर सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है जहाँ रे की वाइफ भी पैरी के साथ जाती है और रे पीछे रह जाता है। मगर रे देखता है कि जिस लिफ्ट से पैरी और उसकी वाइफ गए हैं वो तो लोअर लेवल जा रही है, जिस पर रे को कुछ शक होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रे थक हार के एक रेस्ट करने वाली चेयर पर बैठा बैठा सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो हॉस्पिटल लगभग खाली हो चुका था। वो फ्रंट डेस्क पर जाकर पूछता है कि मेरी बेटी पैरी मेरी वाइफ के साथ सिटी स्कैन करवाने गई थी, उनको कितना टाइम और लगेगा? तो लेडी बताती है कि आप वेट कीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। मगर रे को डाउट होने लगता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि लेडी बोलती है कि हॉस्पिटल में पैरी नाम की कोई भी पेशेंट एडमिट ही नहीं हुई है। सो गाइस, यहाँ पर पहला ट्विस्ट आता है कि रे को लगता है कि उसकी बेटी और वाइफ हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए हैं, मगर फ्रंट डेस्क वाली लेडी के हिसाब से पैरी नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं है। या तो रे झूठ बोल रहा है या ये लेडी। तो रे काफी भड़कने लगता है कि पहले तो तुम लोग इतना धीरे धीरे काम करते हो और फिर अब तुम्हारे पास मेरी बेटी का एडमिट होने तक का रिकॉर्ड नहीं है। मैंने पैरी नाम से लॉगबुक में एंट्री भी तो की थी, वो कहाँ पर है? मगर नर्स कोई भी जवाब नहीं देती। मगर रे के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो नर्स सिटी स्कैन डिपार्टमेंट कॉल करके पता लगवाती है कि कोई औरत 6 साल की बच्ची का सिटी स्कैन करवाने आई थी क्या। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सुबह 9 बजे से कोई भी सिटी स्कैन हुआ ही नहीं है। तो ये लेडी बोलती है कि माफ कीजिए सर, आपकी बीवी और बेटी यहाँ पर नहीं है, शायद आप गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो रे बोलता है कि मेरी बेटी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मैं इस हॉस्पिटल में सुबह से बैठा हूँ। तो रे बिना अथॉरिटी के ही हॉस्पिटल के अंदर पैरी को ढूंढने के लिए जाने लगता है जहाँ पर पैरी का चेकअप हुआ था। मगर रे को वहाँ पर कोई और ही फैमिली मिलती है। रे काफी परेशान है कि ये बेड तो पैरी को मिला था, तो ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? और इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड और एक डॉक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर फिर दिन भर की फाइल चेक करता है कि आज किस किस पेशेंट को चेक किया गया है, मगर डॉक्टर को पैरी का नाम कहीं भी नहीं मिलता। मगर रे को पूरा यकीन है कि उसकी बेटी का यहीं पे चेकअप हुआ था। तभी रे को एक नर्स दिखाई देती है जो पैरी को व्हील चेयर पर बैठाकर चेकअप के लिए लेके गई थी। रे कहता है कि ये नर्स मुझे जानती है, सुबह मेरी बच्ची को यही लेकर आई थी। मगर नर्स बोलती है कि बच्ची? कौन सी बच्ची? सर, आप सिर्फ यहाँ पे अकेले ही आए थे और मैं आपकी सर की चोट के ट्रीटमेंट के लिए आपको लेकर गई थी, यहाँ आपकी कोई भी बच्ची नहीं आई है। तो डॉक्टर बोलता है ऐसा लगता है जैसे आपके सर पर ज्यादा ही चोट लगी है, जरा मुझे चेक करने दो। मगर रे कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होने लगता है तो रे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के पकड़ लिया जाता है। फिर सिक्योरिटी वाला रे को एक रूम में बंद कर देता है तो रे नशे की हालत में ही एक तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है। असल में जिस इंजेक्शन को रे ने इंजेक्ट किया है इससे आदमी काफी ज्यादा एक्साइटेड और पावरफुल फील करने लगता है, तो इस कारण रे पे से बेहोशी की दवाई का असर उतर जाता है और वो रूम डोर का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है। रे फिर 2 पुलिस वालों से हेल्प मांगता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल कुछ अजीब है, मैं यहाँ पर अपनी बीवी और बेटी के साथ आया था, मगर अब यहाँ का स्टाफ मुझे उनसे नहीं मिलने दे रहा है। उन्होंने मुझे नशे का इंजेक्शन भी दिया था और फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया। रे पुलिस वालों को अपनी बीवी और बेटी का फोटो भी दिखाता है। जब पुलिस वाले हॉस्पिटल के फ्रंट डेस्क पर पूछताछ करते हैं तो वो लेडी और सिक्योरिटी वाले सब यही बताते हैं कि रे झूठ बोल रहा है या ये कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज है, ये हॉस्पिटल में अकेले ही आया था। इसके बाद पुलिस वाले उस वार्ड तक जाते हैं जहाँ पर रे के हिसाब से पैरी का चेकअप किया गया था। तो यहाँ मौजूद डॉक्टर भी सेम ही जवाब देता है कि रे हॉस्पिटल में अकेले ही आया था और वो भी अपने सर की चोट का ट्रीटमेंट कराने के लिए, और पैरी नाम की किसी भी पेशेंट की कोई भी फाइल नहीं बनाई गई है और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है। इसके बाद पुलिस वाले सिटी स्कैन लैब जाकर चेक करना चाहते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इन्हें 3rd फ्लोर पर ले जाओ। तो रे बोलता है कि सिटी स्कैन लैब ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये लोग मेरी वाइफ और बेटी को लिफ्ट से बेसमेंट में ले गए थे। मगर डॉक्टर सभी को 3rd फ्लोर पर ले जाता है और बताता है कि असल में आज पूरे दिन में
कोई भी सीटी स्कैन हुआ ही नहीं है। तो रे पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बेटी का सीटी स्कैन कैसे होता, जब ये लोग मेरी बेटी को सीटी स्कैन लैब तक लेके आए नहीं है। उसे तो ये लोग बेसमेंट में कहीं ले गए थे और उसके साथ न जाने इन्होंने क्या किया। इसके बाद एंट्री लॉगबुक पेज मिल जाता है जहाँ पर रे ने एंट्री की थी और इस पर रे नाम से एंट्री है। मगर रे को तो पूरा यकीन है, उसने तो पेरी नाम से एंट्री की थी और अब तक वो डॉक्टर भी यहाँ पे आ जाता है जिसने रे के हिसाब से पेरी का चेकअप किया था। तो डॉक्टर से पूछताछ होती है तो डॉक्टर बताता है कि ये आदमी सुबह यहाँ पे आया था अपनी हेड इंजरी का इलाज करवाने के लिए और मैंने ही इसे चेक किया था। जब मैंने रे से सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा तो इसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो ठीक है और वो अपनी वाइफ एबी का लॉबी में ही वेट करेगा। तो पुलिस वाले कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि रे, तुमने तो अपनी वाइफ का नाम जोन बताया था, तो ये एबी कौन है? तो रे बताता है कि एबी मेरी फर्स्ट वाइफ थी और वो मर चुकी है। तो डॉक्टर बोलता है कि रे जब से यहाँ पर आया है उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब है। शुरू में हमें डाउट हुआ था कि इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मगर अब तो हद हो रही है। रे भी काफी भड़कता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल साबित करना बंद करो। असल में तुम लोगों ने मेरी बीवी और बेटी को अगवा करके उनके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए ये हॉस्पिटल उनके बारे में छुपा रहा है। अब जब मामला काफी बढ़ चुका था तो सिक्योरिटी वाला बोलता है कि सबके शक को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं सबको आज सुबह से अब तक की वीडियो फुटेज दिखाता हूँ। और वाकई में वीडियो में सिर्फ रे अकेला ही शो हो रहा था। वीडियो में रे की वाइफ और बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब सभी को यकीन हो जाता है कि रे हॉस्पिटल में अकेले ही आया था। मगर इसके बाद रे को वार्ड के बेड के पास पेरी का मुफलर मिल जाता है। रे फिर से प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये मेरी बेटी का ही स्कार्फ है, यानी मेरी बेटी भी यहाँ पर आई थी। और इसी वक्त हॉस्पिटल का दूसरा डॉक्टर टेरेसा नाम की साइकेट्रिस्ट को यहाँ पर ले आता है ताकि रे की कंडीशन चेक कर सके। इसके बाद टेरेसा रे को सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहती है जो भी आज सुबह से हुआ था। जब रे पूरी सिचुएशन बता देता है तो टेरेसा कन्विंस हो जाती है कि रे कंफ्यूज है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। टेरेसा रे से उसकी पहली बीवी एबी के बारे में पूछताछ करती है तो टेरेसा को सारी बात सुनने के बाद यकीन हो जाता है कि रे की पिछली फैमिली खत्म हो गई थी और अब उसकी न्यू फैमिली के साथ भी कुछ सिचुएशन हो गई है। और रे सबकॉन्शियसली बिलीव कर रहा है कि उसकी बेटी का तो सिर्फ हाथ फ्रैक्चर हुआ है जिसका इलाज कराने के लिए रे यहाँ पे हॉस्पिटल आया था। टेरेसा फिर बाकियों को आके बताती है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो काफी गहरे ट्रॉमा से गुजर रहा है और मेरे हिसाब से हमें एक्सीडेंट वाली जगह पे जाना चाहिए, शायद इसकी बीवी और बेटी अभी भी वहीं पे हो। यानी टेरेसा को लगता है कि रे की फैमिली मर चुकी है और वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे ही पड़े हुए हैं। फिर पुलिस वाले टेरेसा और रे को हाईवे के उस गैस स्टेशन तक ले आते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर चेक करने जाते हैं। पुलिस वालों को जमीन पर काफी सारा खून मिलता है। जब रे से पूछताछ होती है कि ये खून किसका है तो रे को लगता है कि ये ब्लड उसका ही है, मगर पुलिस वालों को डाउट है क्योंकि जमीन पे तो कुछ ज्यादा ही खून है और रे को इतनी भी चोट नहीं लगी है। अब टेरेसा को रे पे शक होने लगता है तो वो रे से पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि पेरी पर एक डॉगी भौंक रहा था और तुमने पत्थर मार के डॉगी को भगाने की कोशिश की थी? तो टेरेसा फिर से पूछती है कि रे, क्या वाकई में वहाँ पे कोई डॉगी था? रे कोई भी जवाब नहीं देता। तो टेरेसा फिर अपनी थ्योरी बताती है कि असल में तुम अपनी बीवी और बेटी से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो तुमने गुस्सा उतारने के लिए पत्थर किसी डॉगी में नहीं बल्कि अपनी बेटी में ही मारा था, जिससे वो नीचे गिर के मर गई और फिर तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पे आ गई थी तो तुमने उस पर भी हमला कर दिया। क्यों रे, ऐसा ही हुआ था ना? अब ये सुनकर रे को भी थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। टेरेसा फिर बोलती है कि रे, असल में हमारा दिमाग कभी कभी झूठी सच्चाई बना लेता है। असल में तुम अपनी फैमिली को खोलना नहीं चाहते थे तो तुम्हारे दिमाग ने फेक रियलिटी बना ली कि तुम्हारी बेटी और वाइफ अभी तक जिंदा है। तुम्हारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी तुम्हारे ही हाथों मारे जा चुके हैं। टेरेसा रे के करीब आके पूछती है कि रे, तुमने अपनी बेटी और वाइफ की डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है? मगर रे इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो मैटर क्लियर हो जाने पर पुलिस वाले रे को मर्डर के आरोप में अरेस्ट करने लगते हैं। मगर रे को इसी वक्त वही डॉगी दिखता है तो उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है कि शायद उसकी बेटी और वाइफ अभी भी हॉस्पिटल में ही मौजूद हो। रे एक पुलिस वाली की गन निकालकर टेरेसा पे गन पॉइंट कर देता है। रे फिर सभी को एक रूम में बंद करके फिर से हॉस्पिटल चला जाता है जहां वो सबसे छुपते छुपाते अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी पुरानी वाइफ एबी का डेथ सीन याद आता है जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और मरते वक्त एबी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद रे डॉक्टर कोट पहनकर लिफ्ट तक पहुंच जाता है और सिक्योरिटी वाले पे गन पॉइंट करके नीचे लिफ्ट ले जाने के लिए कहता है क्योंकि लिफ्ट बिना कीज के नीचे नहीं जा सकती थी। मगर सिक्योरिटी वाला मौका देखकर रे पे हमला कर देता है और काफी देर फाइट के बाद रे उसको निपटा देता है और फिर रे खुद को तसल्ली देता है कि वो ये सब तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। इसके बाद रे लोअर लेवल तक पहुंच जाता है जहां उसे दो स्टाफ मेंबर ह्यूमन ऑर्गन्स का बॉक्स ले जाते हुए दिखते हैं। तो रे छुपते छुपाते उस रूम तक पहुंच जाता है जहां से वो स्टाफ वाले आए थे। रे को वहां पर दो डेड बॉडीज मिलती हैं जिनके बॉडी के ऑर्गन्स मिसिंग थे। इसके बाद रे को वो नर्स दिखाई देती है जिसने पेरी को एडमिट करने से पहले रे से काफी पूछताछ की थी, जिनमें उसने ऑर्गन डोनेट करने की बात भी पूछी थी। तो रे को यकीन हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में लोगों के इलीगली ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और रे को लगता है कि कहीं उसकी वाइफ और बेटी के साथ भी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। रे फिर उस नर्स के पीछे जाता है और एक रूम तक पहुंच जाता है जहां उसे ऑपरेशन टेबल पर पेरी नजर आती है। रे डॉक्टर्स पर गन पॉइंट करके पेरी की हालत चेक करता है। रे काफी खुश होता है कि पेरी अभी तक ठीक ठाक है। रे को यहाँ पर अपनी वाइफ भी मिल जाती है। रे फिर डॉक्टर पर गोली चला देता है मगर गोली गैस के एक पाइप पे जाकर लगती है और इसके बाद रे अपनी बेटी और बीवी को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो डॉक्टर्स रे को पकड़ लेते हैं और उसे
नशे का इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, मगर रे गन से ऊपर की तरफ शूट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के कारण डॉक्टर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, मगर रे ठीक ठाक है। इसके बाद रे अपनी बीवी और बेटी को बाहर लेकर आ जाता है और उन्हें अपने कार में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। गाइस, अब ध्यान से देखना, स्टोरी अब क्लियर होती जाएगी। हमें रे की कार में एक रैंडम पेशेंट की बॉडी दिखाई देती है, मगर रे के हिसाब से तो यहाँ पे उसकी बीवी और बेटी को होना चाहिए था, क्योंकि रे उन्हें ही तो हॉस्पिटल से लेकर आया था। मगर असल में गाइस, रे हॉस्पिटल से पैरी वगैरह को लेकर नहीं आया था। हॉस्पिटल बेड पर पैरी की बजाय ये पेशेंट था। डॉक्टर ने रे को वार्न भी किया था कि तुम कंफ्यूज हो, मगर रे इसे पैरी समझकर हॉस्पिटल से ले आया था। असल में गाइस, जब कंस्ट्रक्शन साइट पर रे ने डॉगी को भगाने के लिए पत्थर मारा था, तो पैरी नीचे गिर गई थी और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी, जिससे रे एक सदमे में चला जाता है और उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। और इसी समय उसकी वाइफ को भी पता चल जाता है कि पैरी मर चुकी है। तो जोन रे को सदमे से बाहर लाने की कोशिश करती है, मगर अनइंटेंशनली रे जोन को भी धक्का दे देता है और जोन भी नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर एक रॉड में लगता है और वो भी मर जाती है। अब रे अपनी फैमिली को खो चुका था 8 साल पहले की तरह, और रे अपनी ऐसी अनस्टेबल हालत में पैरी और जोन की डेड बॉडीज को कार के ट्रंक में डाल देता है। और फिर हर नॉर्मल आदमी की तरह रे आंख बंद करके सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर उसे अपनी वाइफ और बेटी दिखाई देने लगती हैं और दोनों ही जिंदा हैं। बस पैरी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और जिसे ट्रीट कराने के लिए रे उसे हॉस्पिटल ले जाता है, और उसके बाद हॉस्पिटल वाला सारा इंसिडेंट हुआ था। असल में ये सारा इंसिडेंट रॉय की सबकॉन्शियस माइंड ने कोल्ड हार्ड ट्रुथ, या यूं बोलो तो रियलिटी से भागने के लिए बनाया था। वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि उसे यकीन हो गया कि उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक है। मगर इस समय रे की कार में 3 डेड बॉडीज हैं और बेचारे को अभी भी बैक सीट पर अपनी बीवी और बेटी स्माइल करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी सीन के साथ ये ट्रेजेडिक मूवी